औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ गैर मोहम्मद अय्याज सऊदी अरब मक्का मुकरमा से। अजीज दोस्तों और भाइयों, कल हमने फर्स्ट प्रोग्राम किया था लाइव। कुछ दोस्तों के सवालात थे कि सऊदी अरब में कौन सी जॉब करनी चाहिए और कौन सा वीज़ा लेना चाहिए, तो दोस्तों को हमने आगाह किया था। तो मज़ीद आज दोस्तों के कुछ सवालात थे, तो आज हम इंशाअल्लाह दोस्तों को बहुत सी मालूमात देंगे। हमारे साथ हमारे भाई मौजूद हैं, राय अरसलान अहमद। वो कुछ सवालात करेंगे, हम उनके सवालात के जवाब देंगे। जी अरसलान साहब, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या सवालात करना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर। कल का मैंने आपका सेशन देखा था कि आप लाइव आए और आपने काफ़ी कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट बातें बताई कि जो आम लोगों को, जब पाकिस्तान से लोग मूव करते हैं सऊदी अरेबिया, तो उनको नहीं पता होता। लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जो कि मैं कल रात को देख रहा था, तो मैंने कहा चलो, मैंने फिर आपसे रब्ता किया और मैंने कहा कुछ क्वेश्चन है मेरे, तो मैं उनका जवाब लेना चाहूँ। ये मेरे नहीं है, बल्कि इस दुनिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश, इंडिया में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो पूछना चाह रहे होते हैं लेकिन वो पूछ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन या ऐसी नॉलेज नहीं होता कि वो कैसे आप तक पहुंच सके और आपसे ये क्वेश्चन कर सके। तो मैं जामे सबके क्वेश्चन लेके आया हूँ। कल आपने एक जिक्र किया सबसे पहले कि सऊदी अरेबिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अगर आना चाहिए तो कंपनी के वीज़े पे आना चाहिए या आज़ाद वीज़े पे। तो मेरे कुछ क्वेश्चन हैं कि कंपनी और आज़ाद वीज़े में जो आपने फ़र्क बताया था, उसमें मुझे ये बताया कि कंपनी का वीज़ा जब मिलता है, तो उसमें जो मंथली सैलरी या उसमें जो उन्होंने अलाउंस वगैरह दिए होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं या नहीं? ये काइंडली इसको थोड़ा-सा बताइएगा। जी अरसलान साहब, आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल किया है जो सारे दोस्त ही पूछते हैं। जी, जिस कंपनी में आप आएंगे आपका एग्रीमेंट होगा, यानी कि आप पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से जहाँ से भी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका एग्रीमेंट होता है। उसमें आपका सैलरी पैकेज होता है कि आपको कंपनी कितनी सैलरी देगी और उसमें आपको क्या क्या सहूलतें मिलेगी। मतलब कि मेडिकल, रैश, फूड, एयर टिकट, रैश, बेसिक सैलरी कितनी होगी, तो ये चीज़ें एग्रीमेंट में होती है। चलिए ठीक है, ये तो एग्रीमेंट में पता चल गया, लेकिन उस एग्रीमेंट को फुलफिल किया जाता है यहाँ आके, या मसलन कि जैसा कि मैंने सुना भी है, कुछ दोस्त बताते हैं कि जब लोग कंपनी में आते हैं, आके जो एग्रीमेंट के मुताबिक ड्यूटी आवर्स होते हैं, इतना टाइम, मसलन कि 9 टू 5 या इतना टाइम, उसके बाद प्लस ओवर टाइम होता है। तो जब वो लेबर ओवर टाइम लगाती है, तो ये सुनने में आया है, इसमें मज़ीद आप रोशनी डालें कि उस ओवरटाइम की पेमेंट मिलती है या नहीं मिलती है। अगर ओवरटाइम लगता है, तो सुनने में आया कि लेबर बाद में कहती है कि हमें ओवरटाइम नहीं मिला, हमारा ओवरटाइम ज़ाया हो गया या मिस हो गया है। तो थोड़ा-सा इसमें बताइएगा कि ये बात, इन बातों में सदाकत है या नहीं? देखिए अरसलान साहब, जो भी लोग आते हैं उनका सबसे पहले एग्रीमेंट होता है। ज़्यादातर जो भी ओवर टाइम लगता है लोगों को मिलता है। अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो कंप्लेन कर सकते हैं, कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं। तो ऐसा का कोई इश्यू नहीं है। अगर किसी को नहीं मिलता है तो वो ज़्यादातर ये जो आज़ाद कफ़ील होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। तो बाकी जो अच्छी कंपनियां हैं वो बिल्कुल भी एक रियाल भी किसी का नहीं रोकती हैं। एक मिनट भी ओवर टाइम लगेगा तो वो मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम भी कंपनी में जॉब कर चुके हैं, तो ओवर टाइम मिलता है। जो भी 1 घंटा लगे, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, तो बेसिक सैलरी के मुताबिक उसका रेट होता है पर आवर। तो जो भी लगता है मिलता है। अगर किसी को नहीं मिलता तो वो एक इदारा है गवर्नमेंट का, मकतब अमल, वहाँ अपना केस कर सकते हैं।
तो वहाँ केस करने के बावजूद मसलन कि अगर कोई एक आम बंदा वहाँ केस करे तो उसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स या कोई कंपनी की तरफ से कोई ऐसा इशू तो नहीं बनता? नहीं नहीं, लेबर कोर्ट में केस करने से जो कोर्ट है वो वर्कर का साथ देती है, उसकी हर बात सुनती है, उसके सारे इशू पे वर्कर का साथ देती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कंपनी या वकील उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन केस करने से पहले आदमी के पास पूरे प्रूफ होने चाहिए। बगैर प्रूफ पे या आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए ठीक हो गया। और काइंडली मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि कल आपने बताया था कि सऊदीया में आके इंसान आज़ाद वीज़े पे रहता है, तो इस इधर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मसलन मुझे उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता दें कि अगर मैं एज़ अ इन्वेस्टर सऊदीया में आऊँ, ठीक है? मैं कंपनी के वीज़े पे नहीं आता, मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट है, मैं चाहता हूँ कि मैं एक सिक्योर मुल्क में जाके इन्वेस्टमेंट करूँ, तो मुझे उसका फीडबैक कैसे मिलेगा और कितनी इन्वेस्टमेंट लेके मुझे आनी चाहिए और कौन से बिज़नेस में? आपने मुझे डिफरेंट बिज़नेस बताए, लेकिन मुझे उसमें बताया कि कौन सा बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या कौन सा बिज़नेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है? किस बिज़नेस में लॉस है या जिसमें विन होने के ज़्यादा चांसेस है, वो थोड़ा-सा इस पे गाइड कीजिएगा। ये मुझे थोड़ा-सा इसमें कन्फ्यूज़ है कि कौन सा बिज़नेस करना चाहिए? अरसलान साहब, सबसे पहली बात यह है कि यहाँ बिजनेस करने के लिए सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टर वीज़े पे आना चाहिए। जो भी बिजनेस करता है उसको इन्वेस्टर वीज़े पे आना चाहिए और यहाँ आकर उसके ऊपर बिजनेस करना चाहिए। ये एक इस्तिस्मार का मुसस्सा बनता है बिजनेस का, जिसकी सालाना फीस होती है 55,000 रियाल। अगर किसी का अच्छा कारोबार है तो उसको तो अपना ही मुसस्सा खोलना चाहिए, छोटी कंपनी खोलनी चाहिए, क्योंकि ये 4 लोग मिलकर ओपन कर सकते हैं छोटा शिरका मुसस्सा। हाँ, अगर आप अपना स्टार्टिंग में ओपन नहीं कर सकते तो फिर आपको कोई बातमाद आदमी ढूंढना चाहिए, कफील ढूंढना चाहिए। यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, जिनकी अपनी कंपनियां हैं, अपने मुसस्से हैं। तो फिर उनके साथ एग्रीमेंट करना चाहिए, उनके नाम पर कारोबार करना चाहिए। हमें सर्च करना चाहिए कि यहाँ जो इन्वेस्टर हैं, लोग हैं, किस आदमी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो बातमाद आदमी होता है, अच्छा आदमी होता है, सारे लोग उसकी तरफ ही जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारे पाकिस्तानी इंडियन हैं, जिनके साथ मिलकर पाकिस्तानी लोग, इंडियन लोग, बांग्लादेशी कारोबार कर रहे हैं। तो इसके अलावा कम से कम भी जो भी ये माइंड रख के आए कि मुझे कारोबार करना है, तो कम से कम भी उसके पास 50,000 रियाल तक होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जिसके ऊपर इन्वेस्ट किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप एक सलून बना सकते हैं इधर। सलून की माशाल्लाह अच्छी आमदनी है। सलून में यानी कि ये तरीकाकार होता है, एक शॉप बना के आपने दे दी है, तो 3 4 5 कुर्सियां लगा दी हैं उसमें, तो उसमें 50% होता है, 50% कारीगर का होगा और 50% ऑनर का होगा, मालिक का। तो इसके अलावा और भी बहुत कारोबार हैं जो कम पैसों में स्टार्ट किया जा सकता है, जैसा कि ये मगसला है, कपड़े धोने वाला। इसमें माशाल्लाह अच्छी आमदनी है। फिर ये रोटियों वाला तंदूर है, लोगों ने बनाए हुए बहुत अच्छा इनकम कमा रहे हैं। फिर ये पानी का कारोबार है, यानी कि आप एक शॉप ले लें, उसमें पानी स्टॉक कर लें, कंपनियां आपको पानी रख के दे जाएंगी, उस पानी सेल करके उनको अदा करें। इसके अलावा आप अपना वाटर प्लांट भी लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो सबसे बड़ा कारोबार इस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्ट का है। ज़्यादातर लोग जो आते हैं पाकिस्तान से ड्राइवर होते हैं, तो ड्राइवरी की फील्ड में सिर्फ जो अपना करना चाहते हैं, इसमें सबसे अच्छा ये बसों का है, एक्सीवेटर का है, छोटे बूम ट्रक हैं,
डंपर हैं, इस तरह की बहुत सी गाड़ियां हैं। माशाल्लाह इसमें बहुत कम पैसे लगा के आदमी कम से कम भी 8 से 10 लाख महाना कमा सकता है। यानी कि अगर पाकिस्तान में हम 70-80 लाख लगाते हैं तो उससे कभी भी 7-8-10 लाख नहीं कमाया जा सकता। मिसाल के तौर पर हम 1 करोड़ की वहाँ कोई बिल्डिंग बना लेते हैं, कोई घर बना लेते हैं, उसको रेंट पे देंगे, यही 20-25-30-50 हज़ार मिल जाएगा 1 करोड़ इन्वेस्ट करके। अगर हम यहाँ 70-80 लाख 1 लाख 1 करोड़ तक इन्वेस्ट करते हैं तो आप 7 से 10 लाख तक कमा सकते हैं। नहीं, ये तो ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आती है। काफ़ी जो कॉन्सेप्ट वो भी क्लियर हो गया, लेकिन इसमें ये है कि अगर मैं बिज़नेस कोई करता हूँ, तो मुझे उसमें यहाँ की गवर्नमेंट को कितना देना पड़ेगा? वो परसेंटेज कोई फिक्स्ड होती है या वो हर साल बाद, हर मंथ बाद या हर 6 मंथ बाद वो चेंज होती है? मुझे थोड़ा उसका बताइए, क्योंकि एक मैंने सबसे पहले देखा होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट को भी कुछ ना कुछ परसेंटेज आती है। जैसे कि पाकिस्तान में हम टैक्स पेयर हैं, ठीक है, टैक्स देते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा टैक्स है, लेकिन इधर बता दें कि पाकिस्तान की रिश्वत सऊदीया में जो हम टैक्स देते हैं, उसकी रेशियो क्या है? या हमें बिज़नेस में कुछ प्रॉफ़िट होगा भी या नहीं होगा? है देखिए, सऊदी अरब में कोई भी कारोबार टैक्स फ्री नहीं है, हर चीज़ पे टैक्स है। अगर आप अपना कारोबार करते हैं तो गवर्नमेंट आपसे 55,000 सालाना लेगी और जो भी आप कारोबार करेंगे उसका टैक्स अलग होगा। यानी कि हर कारोबार का टैक्स डिफरेंट है। अगर आप किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आपसे 5 से 10% टैक्स लेंगे, 5 से 10%। लेकिन मुझे ये थोड़ा ये चाहिएगा कि अगर टैक्स परसेंटेज, उसमें टैक्स की परसेंटेज टोटल इन्वेस्टमेंट के मुताबिक होगी या प्रॉफिट के मुताबिक होगी? ये फिगर ये दे दी जाएगा कि हमें इतने परसेंट ही आपसे लेना है, तो उसमें अगर एक साल में मैं पर लेवल 50,000 की रियाल की प्रॉफिट करता हूँ, तो मुझे उसके मुताबिक टैक्स देना पड़ेगा या मतलब ये मुझे एक फिक्स अमाउंट देनी पड़ेगी जो मैंने गवर्नमेंट को दी? देखें, जो कंपनी की फीस होती है ना वो फिक्स होती है, वो आपको सालाना अदा करना पड़ेगी और बाकी जो टैक्स हैं वो आमदनी पर होगा। आपकी जितनी आमदनी होगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि ये आपने अभी बिल्कुल सही बताया था पूरा, मुझे जैसे कि मैं नया बंदा हूँ, मुझे नहीं पता। थोड़ा सा हर पाकिस्तानी रहने वाली है, उनको थोड़ा बताइए कि ये मसला का बिजनेस कैसा है, ठीक है, इसमें कितने पर्सन होने चाहिए, या जैसे ये अर्बन एरियाज में करना चाहिए या नॉन अर्बन एरिया, ये थोड़ा सा बताइए कि जहाँ होटल ज्यादा है या यहाँ फैमिली ऐसी ज्यादा है उधर करना चाहिए। देखिए, मसले का कारोबार ज़्यादातर सिटी में कामयाब है। ये जैसा कि सऊदी अरब के देहात हैं वहाँ कामयाब नहीं है। जैसा कि हम इधर मक्का में हैं तो किसी भी जगह आप यहाँ बनाएं तो कामयाब है। तो मसला का कारोबार बहुत अच्छा कारोबार है, बहुत काम है माशाल्लाह। तो इसका तरीकाकार ये है स्टार्ट करने का कि अपने नाम पे आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आपको किसी कफील के नाम पर करना होगा। अगर आप अपनी कंपनी बनाते हैं इस्तिस्मार, यानी कि आपका इन्वेस्टर वीज़ा है, तो फिर आप अपने नाम पे कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर कोई ना कोई आपको कफील ढूंढना होगा, कोई ना कोई शिरका ढूंढना होगा, उनके नाम करना होगा। तो इसके आपको पूरे पेपर रेडी करने होंगे या वजारत खारजिया जो है, वजारत दाखिलिया, उनसे पेपर लेना पड़ेगा, उनसे इजाज़तनामा लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगी और बल्दिया, यहाँ की जो बल्दिया है उससे भी इसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगी। चलिए ठीक होगा, तो मुझे ये बताइए कि आपने ये अभी कुछ प्रोजेक्ट करने की बात हो रही है कि इन्वेस्टर जो है जितना 50,000 रियाल या 60,000 से स्टार्ट,
एक मीडियोकर मिडल मैन बंदा है, लेकिन वो सऊदी में आके काम करना चाहता है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि 3-4 हज़ार, 5 हज़ार या 10 हज़ार रियाल से भी कोई छोटा मोटा इतना बंदा अपना काम कर सके, जो किसी के भी अंडर ना हो, अपने दादा ना उठे या दादा ना सोए, ठीक है, लेकिन वो कुछ कमाए भी और कुछ घर भी भेजे और उसमें भी वो सर्वाइव कर सके। थोड़ा सा मुझे इस पे है। देखिए, सऊदी अरब में बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ क्लियर हो, रजिस्टर हो, यानी कि बगैर अप्रूवल पे यहाँ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। सारे काम कंपनी के अंडर होने चाहिए। तो कोई भी ऐसा नाजायज़ काम नहीं करना चाहिए जिससे कल को मुश्किल हो, क्योंकि यहाँ बहुत चेकिंग है, बहुत सख्ती है। तो ज़्यादातर ऐसा लीगल काम करने चाहिए, अनलीगल काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सऊदीया में एक मेरा दोस्त है, उसने मुझे बताया है कि यार यहाँ होटलिंग का काम जैसे मक्का और मदीना है, कि एक होटल के कुछ अपार्टमेंट्स हैं, बंदा अगर वो ले ले, जैसे कि एक अपार्टमेंट है, इसमें 10 से 12 कमरे हैं या 2-3 अपार्टमेंट है, तो वो बंदा बात कर ले बिल्डिंग मालिक के साथ कि मुझे ये अपार्टमेंट दे दे, तो मैं आपको इतनी पे करता हूँ, 10,000 रियाल एडवांस में पे करता हूँ, तो मैं इसको अपनी मर्जी के मुताबिक अपने कस्टमर को रेंट पे दूंगा। तो उसमें क्या प्रॉफिट है और ये ऐसा हो सकता भी है नहीं? है, देखिए, सऊदी अरब में होटलिंग का काम सबसे बड़ा काम है, प्रॉफिटेबल काम है, क्योंकि पूरी दुनिया से या उम्रा और हज जाता है, और होटलों का बहुत काम है सऊदी अरब में। यानी कि हम पूरी बिल्डिंग नहीं ले सकते कोई भी, तो यानी कि 2, 4, 5, 10 रूम लेके उससे आगाज करना चाहिए, कर देना चाहिए। लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जो भी ये काम करना चाह रहा है उसको अपना शिरका ओपन करना चाहिए, यानी कि एज ए इन्वेस्टर उसे काम करना चाहिए, एक बिजनेस का वीज़ा होना चाहिए, इस्तेमार होना चाहिए, तो अपने नाम पे करना चाहिए। क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों के साथ हुआ है, जब काम स्टार्ट हो जाता है तो कफील बाद में बहुत परेशान करते हैं। या फिर कोई ऐसा आदमी हो जो बहुत ही बातमाद हो, तो 5, 10, 15, 20 कमरों से या 1, 2 फ्लोर से काम स्टार्ट करें, बहुत अच्छा काम है। अगर हम कफील ना रखना चाहें, तो कोई पाकिस्तानी भी है कि जो जैसे बाजमाल या पाकिस्तानी भी खुद भी अपना कम्युनिकेशन करवा सकते हैं? देखें, यहाँ बहुत से पाकिस्तानी हैं जिनकी अपनी कंपनियां हैं, आप उनके अंडर काम कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर कर सकते हैं। बहुत इन्वेस्टर है यहाँ, बहुत तो बड़े बड़े इन्वेस्टर वो इसका मतलब है वो शेयर होल्डर, मतलब शेयर होल्डर हम बना देंगे अपनी कंपनी में। हैं जी। आप उसमें शेयर भी कर सकते हैं, या उसके नाम पे आप काम कर सकते हैं, और वो 5, 7, 10% आपसे लेगा आपकी आमदनी से। जैसे जो 2-3 बिजनेस हम उसके नाम पे कर सकते हैं एट अ टाइम। जी, आप 10 बिजनेस भी कर सकते हैं, जितने आप करेंगे वो आपसे कमीशन लेगा, हर बिजनेस पे या टोटल कमीशन लेगा? आपकी टोटल आमदनी में। टोटल आदमी का वो कमीशन एक परसेंटेज रख देगा, मुझे इतना परसेंटेज चाहिए। वो आपकी आमदनी के ऊपर होगा, यानी कि 5%, 2%, 7%, वो उससे इत्फाक होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट होगा या वर्बली होगा? हाँ, आप उससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा कि मेरी जो भी आमदनी होगी, या आप 20,000 कमाते हैं, 50,000 कमाते हैं, जितना भी कमाएंगे उसके ऊपर आपका पहले ही इत्फाक होगा कि कितने परसेंट वो लेगा। जो सऊदीया में ये टैक्सी हजरात है, जैसे कि आज मेरे बच्चा सीजन है, तो ये टैक्सी हजरात एक तो मैंने देखा है कि वो ग्रीन टैक्सी होती है, और एक कसूसी का भी नाम बड़ा सुनने में है, कि कसूसी टैक्सी। तो ग्रीन टैक्सी और ये कसूसी टैक्सी में मुझे कोई डाउटफुल है, फर्क क्या फर्क है, ये थोड़ा सा। है, देखिए, असल टैक्सी तो वही है जिसके ऊपर लेबल लगा हुआ है टैक्सी का, ग्रीन टैक्सी। बाकी जो आप वैसे चला रहे हैं, प्राइवेट चला रहे हैं, वो टैक्सी तो नहीं है, वो तो एक वैसे अनलीगल चला रहे हैं। तो वो जब भी पकड़े जाएंगे उनको जुर्माना हो सकता है, सजा हो सकती है। तो बाकी जो टैक्सी है उनका कोई इश्यू नहीं है, सऊदीया के वो किसी शहर में भी जा सकते हैं। इसका मतलब एक शिरके की कंपनी की टैक्सी है, मतलब उसको गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि वो पूरे सऊदीया में कहीं भी मूव कर सकते हैं।
जी, वो कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि इनकी जो कंपनी है उनसे वो हफ्तावार वीकली शिरका वसूल करती हैं। ठीक है, जितने वो एक हफ्ते में ये एक वीक में जितनी कमाते होते हैं वो उनका इत्फाक होता है कि यानी कि आजकल 1500 चल रहा है टैक्सी का वीकली। दूसरा मुझे ये बताइएगा कि जैसा कि सऊदीया में इंसान एक रह रहे हैं तो एक अपनी पूरी फैमिली को छोड़ के आता है तो पहली दफ़ा वो आउट ऑफ कंट्री स्टे कर रहे हैं तो उसके रहने के इंतजाम अगर वो आज़ाद वीज़े पे आता है या यहाँ बिज़नेस करना चाहता है या कोई भी काम करना चाहता है तो वो आज़ाद वीज़े पे वो वकील के अंडर नहीं है, कंपनी के अंडर नहीं है, अपना चाहता है। तो उसको क्या विद फैमिली साथ आना चाहिए या पहले 1-2-3 साल उसको यहाँ के आगे मामला देखने चाहिए या साथ फैमिली लेके आनी चाहिए? है देखिए यहाँ जो आज़ाद का लफ्ज़ है ना, आज़ाद कोई भी नहीं है। जो कफील के अंडर है उनका भी कंट्रैक्ट होता है कागजों में। उसमें ये होता है कि मैं कफील के यहाँ काम कर रहा हूँ। फिर यहाँ कफील जो है मंथली पैसे लेते हैं, लोग अपने अपने काम कर रहे हैं। तो फैमिली को तब बुलाना चाहिए जब इंसान अच्छा सेटल हो जाए। कम से कम भी 8-10 हज़ार रियाल जिसकी सैलरी हो या आमदनी हो उसको फैमिली रखनी चाहिए। बाकी 2 2.5 3 हज़ार 4 हज़ार कमाने वाले तो फैमिली रख ही नहीं सकते यहाँ पर। ठीक हो गया। और दूसरा मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने कहा कि बस ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस सबसे बड़ा इधर है। तो बस ट्रांसपोर्टेशन में आगे कैटेगरीज़ काफ़ी है कि जैसे कि सुनने में है कि हाजीपुरा बस है, फिर लेबर बस है, फिर कुछ शहरों में बस स्पेशल लगी होती है। तो मतलब कि ये नई बसें ही पहले लेबर में जाती हैं या वो पहले हजूमरे की तरफ जाती हैं? ये थोड़ा-सा बताइए। जो सुनने में है कि जो नई बसें भी वो भी शिरकों में लगी होती हैं लेबर के लिए। तो जैसे कि पाकिस्तान में तो नई बस होती है वो ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होती है और लेबर में हमने देखा है कि बहुत थकी और बहुत ओल्ड बसें जो है वो यूज़ होती है। थोड़ा-सा इधर रोशनी डालें कि नई बसें लेबर के लिए होती है या वो हजूमरे के लिए होती है? है देखिए हज उम्र के लिए ना जो भी कंपनी बस निकलवाती है वो 10 साल तक हज उम्रे पे चल सकती है। कोई भी न्यू मॉडल? न्यू मॉडल यानी कि अभी 2025 है, 2035 तक बस हज उम्रे पे चल सकती है, यानी कि 10 साल का उसका कार्ड बनता है। तो बाकी लेबर पे ये नहीं कि लाजमी पुरानी ही चलनी है, नई बसें भी चल सकती हैं, वो तो कोई इश्यू नहीं है। तो बाकी जब उम्रे से वो बसें हट जाती है तो लोग वो खरीद के, कोई इतनी पुरानी तो नहीं होती है, तो लोग उसको लेबर के लिए इस्तेमाल करते हैं, कंपनी में लगा लेते हैं उसको, यानी कि नकल आम से नकल खास कर लेते हैं, तो फिर लेबर के लिए वो कंपनी में लगा देते हैं। इसका मतलब वो बस इतनी एलिजिबल होती है कि वो लेबर के लिए भी चल सकती है। जी वो चल सकती है, लोग यहाँ से लेके जाते हैं यमन में, जो अफ्रीका में खरीद के, जब हज से फारिग होती है बस से तो लोग खरीद के जाते हैं, जो गरीब ममालिक हैं वो अपना चलाते हैं पब्लिक के लिए। आपने कल के सेशन में एक और बहुत बिजनेसमैन बताया था कि आजमगढ़ का ट्रैवल एजेंसी का भी काम बहुत अच्छा है, यहाँ करना चाहिए। तो ट्रैवल एजेंसी के लिए कंपनी यहाँ रजिस्टर करवानी चाहिए या पाकिस्तान में? अगर पाकिस्तान में करवानी है तो उसका यहाँ ऑफिस पे होना चाहिए, ये थोड़ा इस पर गाइड करें कि दोनों कंट्री में ऑफिस होना चाहिए या वहाँ कोई और कंपनी हो या कोई और एजेंट बैठा हो, इधर कोई और उसके साथ आप रास्ते में हो, ये थोड़ा। हज उम्रा के लिए जो एग्रीमेंट है ना वो वजारत हज के साथ करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अगर आप अपना कंट्रैक्ट नहीं करते तो जो पाकिस्तान में बड़े बड़े यानी कि कंपनियां हैं, बढ़िया बढ़िया एजेंसियां हैं, उनके साथ कंट्रैक्ट करें। आप एक छोटा सा अपना ऑफिस बनाएं और उनके साथ मिलकर कमीशन पे काम करें। आप वहाँ अपनी एजेंसी बना सकते हैं। अगर आप यानी कि यहाँ वजारत हज के साथ कंट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपका पास इतना पैसा नहीं है, तो वहाँ जो पाकिस्तान में बड़े बड़े ऑफिस हैं आप उनसे कंट्रैक्ट करें, उनकी ब्रांच आप बना लें, आप कमीशन पे काम करें उनके साथ, तो माशाल्लाह अच्छी सैलरी निकल आती है इंसान की। मुझे थोड़ा-सा इसका ये चाहिए कि एक मुझे होकर ये काम इंसान जो मिडल मैन है, उसका हर मंथ का पर्सनल या एक्सपेंस कितना है? अगर वो कंपनी में नहीं है, तो
उससे जो सबसे पहले अगर वो 3,000 या 3500 4,000 5,000 रियाल मंथली कमा रहा है, तो उसका पर्सनल एक्सपेंस कितना होगा और वहाँ से फिर वो घर वालों को कितना भेज सकता है और यहाँ से देना ये सही। है ये अरसलान साहब, ये तो अपने ऊपर है कि आप कितना खर्च करते हैं, आपका क्या खर्च है। यानी कि यहाँ तकरीबन 100-150 रियाल का मोबाइल पैकेज है। अगर दो चार लोग शेयरिंग कर लेते हैं खाने पीने के लिए, तो वो 300-400-500 आ जाता है एक आदमी के ऊपर। फिर इसी तरह अगर आप प्राइवेट हैं तो रैश भी शेयरिंग में आ जाती है, इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो बाकी ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करना चाहते हैं और कितना बचाना चाहते हैं। मैक्सिमम 700 रियाल मंथली। जी, कंपनी में जो लोग हैं वो बताते हैं कि हमारा गुजारा चल जाता है 500 600 700 में, 300 ऐसे वो बहुत कम खर्चा करते हैं। तो कंपनी की निस्बत जो आज़ाद होते हैं उनका फिर काफ़ी खर्च हो जाता है। इसका वजह से कॉफी को प्रेफर करना चाहिए। देखें, अगर आपके पास स्किल है, कोई हुनर है तो कंपनी बहुत अच्छी है। हाँ, अगर आप कोई अपना कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो फिर आपको आज़ाद रहना चाहिए। अगर इंसान कंपनी में अगर एक एज अ लेबर जाता है एज अ हेल्पर, तो अगर उसके बाद फील्ड है, उसके बाद ग्रेजुएशन है या स्टडी है, तो क्या वो कंपनी में अपने आप को इस लेवल पे लेके जा सकता है कि वो कल को किसी अच्छी सीट पे बैठ सके या अच्छी सैलरी को एक्सेप्ट कर सके? जी, बिल्कुल जा सकता है। अगर उसमें महारत है, वो कंपनी को दिखाए, कंपनी को शो करे, तो कंपनियों के तो हुनरमंद इंसान की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग देखे हैं जो हेल्पर आए, तो हेल्पर से वो बहुत ऊपर चले गए। उन्होंने काम करके दिखाया, अपना हुनर दिखाया, अपनी डिग्री दिखाई, अपना काम शो किया। तो कंपनियों को ज़रूरत होती है, वो फिर बाहर की बजाय अपने आदमी को ही उठा के ऊपर कर देते हैं। तो कंपनी में ऐसा कुछ कोर्सेज वगैरह या ऐसे कुछ जैसे कि सेफ्टी कोर्स है या फायर फाइटर या जैसे कि कुछ ऐसी मशीनरीज हैं जिनके ऑपरेटर चाहिए होते हैं, तो वो कोर्स करवाती हैं कि वो उनको अपनी लेबर को ही आगे एलिजिबल कर सकें? जी, बहुत सारी कंपनियां जो है ना ज़रूरत के मुताबिक कोर्स करवाती हैं। जैसे कि अरामको में बहुत इनके एग्ज़ाम होते हैं, उनका इनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो ये बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कंपनियां करवाती हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास हुनर है, उनको कोर्सेज करवाती हैं कंपनियां। तो वो मतलब उनका फिर वो महीना जो होता है या जो उनका एक स्टेटस होता है कि ये एज अ हेल्पर है ये, तो वो बाद में चेंज हो जाता है या वो एज अ हेल्पर ही रहता है? नहीं, कंपनी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो चेंज कर लेती है। मतलब उसका महीना उसका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता जी, यानी कि आप एज ए हेल्पर आए हैं, तो आपको अच्छी पोस्ट मिल गई है, आप इधर फोरमैन बन गए हैं, सुपरवाइजर बन गए हैं, तो उसके मुताबिक आपका डेजिग्नेशन चेंज हो जाएगा। है। तो एक तुमने मैं एक कंपनी में जो डॉक्यूमेंट कंट्रोलर या क्यूसी होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, एक ऑफिस में काफी लोग कैटेगरीज होती हैं, तो इसमें आप मुझे थोड़ा सा आपको इस चीज का क्या नॉलेज हो कि जो ये लाइब्रेरी का होता है, लैब का असिस्टेंट होता है या एक सेफ्टी ऑफिसर होता है या एक डॉक्यूमेंट कंट्रोलर होता है, तो इससे अपना हाई लेवल की मतलब मैनेजर, पीएम, प्रोजेक्ट मैनेजर यहाँ तक इंसान जा सकता है या वो एक डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक वहाँ ही रह सकता है या आगे नहीं जा सकता? हाँ जी, अरसलान साहब, से पहले तो जो इंसान की डिग्री है, उसके मुताबिक ही उसको जॉब मिलेगी। बाकी साथ-साथ वो अपनी स्टडी जारी रखता है, तो एक्सपीरियंस के साथ-साथ वो ऊपर वाले लेवल पे लोग गए हैं और जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में मैं कंपनी में काम कर रहा था, तो मुझे एक अच्छी कंपनी की तरफ से इंटरनेशनल कंपनी की तरफ से ऑफर आई, तो मैंने विद इन 1 वीक में यहाँ से साइन करके वहाँ ज्वाइनिंग दे दी। तो क्या सऊदीया में भी ऐसे एलिजिबल है कि 1 वीक में ही आप एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग दे सकते हैं? है नहीं, यहाँ इधर ऐसा निज़ाम नहीं है। आपका एग्रीमेंट होता है 1 साल का, 2 साल का, वो आपको करना होता है मुकम्मल, कंप्लीट करना होता है एग्रीमेंट।
हाँ, अगर आपको मजबूरी है, आप छोड़ना चाहते हैं, तो कंपनी को आपको एप्लीकेशन देना होगी कि मेरी ये मजबूरी है, इस वजह से मैं कंपनी को छोड़ना चाहता हूँ। नहीं, कंपनी को छोड़ना तो उसमें तो ये है ना कि अगर कंपनी को ये बताना ज़रूरी होता है कि मुझे नेक्स्ट अच्छी ऑफ़र आई है, जैसे हम उधर अक्सर पक्सर में बता देते हैं कि भाई मुझे अच्छी सैलरी की ऑफ़र आई है, तो अगर आप मुझे यहाँ यहाँ ही ये सैलरी अगर देते हैं तो मैं नहीं मूव करता। तो क्या सऊदीया में भी ऐसे ही उनको कोई रीज़न देनी पड़ती है या मैंने सुना है वो कीवा कॉन्ट्रैक्ट भी एक होता है, तो उसमें गवर्नमेंट को इंक्लूड रखना पड़ता है। तो पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं जिसमें गवर्नमेंट को इंक्लूड करना पड़ता है? है देखिए, यहाँ कवानीन बहुत सख्त हैं। यहाँ जो भी वर्कर आता है उसका एग्रीमेंट होता है, साल का 2 साल का, वो पूरा करना पड़ता है। हाँ, अगर आपकी महारत अच्छी है, आप अच्छा काम करके दे रहे हैं, तो कंपनी सैलरियां बढ़ाती है, बढ़ा देती है। अगर कंपनी सैलरी नहीं बढ़ा रही या जैसे कि एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक आपको सैलरी नहीं दे रही कंपनी, तो आप शिकवा कर सकते हैं, अपना कंपनी चेंज कर सकते हैं, हो सकती है। जो इधर फार्मर होल्डर पर्सन है, अगर आ जाइए कंपनी में, तो वो यहाँ के जो बेनिफिट्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो ले सकते हैं या उसके लिए वो एज अ मतलब उनको यहाँ का नेशनलिटी जैसे कि सऊदीया के लोग सऊदी हैं, तो वो नेशनलिटी होना चाहिए या उनको कोई बेनिफिट्स के लिए वो एलिजिबल नहीं होते? मतलब किस तरह के मतलब बेनिफिट? कि जैसा कि मैंने यहाँ गाड़ी लेनी है, यहाँ घर लेना है अपना, ठीक है, तो मैं गवर्नमेंट से जो बैंक का जो है बैंक से पेमेंट लेना चाहता हूँ, तो लोन लेना चाहता हूँ, तो मुझे लोन मिल सकता है ये? हाँ, देखिए, अगर आप तो किसी अच्छी कंपनी के मुलाजिम हैं, आपकी अच्छी सैलरी है, तो बैंक आपको लोन दे सकता है, आप ले सकते हैं। तो अगर आप गाड़ी अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लेना चाहते हैं, फैमिली के लिए लेना चाहते हैं, तो वो आप अपने नाम पे गाड़ी ले सकते हैं। तो उसके अलावा अदरवाइज़ दूसरी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, बसें, ट्रक वगैरह जो यानी कि खसूसी यानी कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं है, वो अपने नाम पे आप नहीं ले सकते हैं। और घर भी आप अपने नाम पे ले सकते हैं यहाँ पे, मक्का और मदीना के अलावा, हदूद हरम के अलावा। अच्छा, मक्का की और मदीने की हदूद के अलावा? हाँ जी, आप अपने नाम पे घर खरीद सकते हैं सऊदी अरब में। मक्का मदीना में हदूद के बाहर भी ले सकते हैं, लेकिन मक्का मदीना में ले सकते मक्का मदीना में यानी कि हदूद के हरम हदूद के अंदर आप नहीं ले सकते, ये यहाँ सऊदी अरब के कवानीन के मुताबिक हैं। उसके हदूद के बाहर इजली कोई भी जगह हम ले सकते आप ले सकते हैं। हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी क्वेश्चन जो मेरे मेरे थे, कुछ लोगों के थे, तो मैंने सबको जामे करके आपके सामने क्वेश्चन किए और मुझे उनका बहुत एक सेकंड मुझे श्योर है कि मुझे काफ़ी गाइड किया गया। लेकिन इंशाल्लाह मेरे क्वेश्चन अगर हुए तो इंशाल्लाह कल आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे, फिर आएंगे आपके सेशन में। तो बाकी थैंक यू। बाकी अगर आपने कुछ मज़ीद बताना है तो बता देंगे, और दूसरा मुझे ये बताइए सेशन का जो टाइम है वो आप एक एक मुकर्रर टाइम है या जब आप अवेलेबल होते हैं तब आप सेशन? नहीं, आजकल तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह हम फिक्स टाइम बनाएंगे और बताएंगे। तो इंशाल्लाह हम आप सबके साथ हैं, या आप लोगों की लिए बैठे हुए हैं, रहनुमाई के लिए बैठे हुए हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो भी आप सबकी मालूमात लेना चाहेंगे, हम आपको आगाह करेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा, इंशाल्लाह हम अपनी मालूमात के मुताबिक, अपने तजुर्बात के मुताबिक आपको आगाह करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से बहुत लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। हमने जो अपनी मालूमात दी लोगों को, यूरोप में, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, गल्फ, अफ्रीका में बहुत से लोगों ने मुशावरत की, तो हमने मशवरे दिए, लोगों के बहुत काम आए। और जो वहाँ दोस्त रहते हैं एक दूसरे से, उनका रबता करवाया, एक दूसरे के बहुत काम आए। तो आज दुआएं देते हैं। तो जो भी आप मालूमात रखते हैं, तो एक दूसरे को बताना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, ताकि हमारी वजह से किसी का फ़ायदा हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात हम पे राज़ी हो। तो इस वक्त गल्फ कंट्रीज़ में सऊदी अरब नंबर 1 पे जा रहा है। अगर कोई
वर्क वीज़ा पे आना चाहता है उसे कोशिश करनी चाहिए कि बाकी मुल्कों की बजाय सऊदी अरब का रुख करें, क्योंकि यहाँ सैलरीज अच्छी हैं, बहुत से अपॉर्चुनिटी हैं, आप अपना कारोबार कर सकते हैं, छोटे लेवल पे आप आगाज़ कर सकते हैं। तो बहुत से लोग देखे हैं, बहुत छोटे से कारोबार स्टार्ट करके आज बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। तो हर इंसान को कोशिश करनी चाहिए अच्छा से अच्छा करने की, बाकी मदद करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो दोस्तों, आज हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।